हेलो एंड वेलकम टू मनी 9। मैं हूं आपके साथ मीनू शर्मा। बाजार के हाल बेहाल है। ट्रंप ने टैरिफ का तगड़ा झटका भारत को दिया है, ऐसा झटका जिसकी आशंका बिल्कुल भी नहीं थी। भारत अब उस स्ट्रैटेजी में लगा है कि कैसे देश के कारोबार, एक्सपोर्ट और इकोनॉमी को एक झटके से बचाया जा सके। लेकिन दिक्कत इतनी नहीं है कि कारोबार और इकोनॉमी पर इसका असर क्या होगा। मसला देश के करोड़ों इन्वेस्टर्स के सामने भी पैदा हो रहा है कि अब वो क्या करें, कैसे निकले इस आपदा से बाहर। इस अनसर्टेनिटी में आखिर अपने पोर्टफोलियो या कहीं मौजूदा इन्वेस्टमेंट को कैसे बचाया जा सके। सवाल इस बात का भी है कि क्या ऐसे हालात में भी कहीं पैसा बनाने की कोई गुंजाइश बची है या नहीं। मुश्किल का ये दौर कितना लंबा चलेगा, स्टॉक का क्या होने वाला है, अब एसआईपी में क्या करना चाहिए, और सवाल एक नहीं है, बहुत सारे हैं। अब इस पूरे माहौल में इन्वेस्टर्स का कंफ्यूजन दूर करने के लिए मनी 9 पर आए हैं हमारे खास गेस्ट स्वप्निल अग्रवाल, जो कि डायरेक्टर है वीएसआरके कैपिटल के। वीएसआरके कैपिटल एक वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी है जिसके क्लाइंट्स की तादाद 10,000 से भी ज्यादा है, जिनमें एचएनआई से लेकर कॉर्पोरेट, कंसल्टिंग फर्म से लेकर आम लोग भी शामिल हैं। स्वप्निल की अगर हम बात करें तो वो एक मंझे हुए फाइनेंशियल एडवाइजर हैं जिनका खुद का एक्सपीरियंस 10 साल से ज्यादा है। तो चलिए इस चैलेंजिंग माहौल में इन्वेस्टर्स अब क्या करें, इस पर हम स्वप्निल से ही बात करते हैं। स्वप्निल, आपका बहुत बहुत स्वागत है मनी 9 पर। थैंक यू मैम फॉर इनवाइटिंग मी। जी चलिए हम शुरुआत करते हैं। जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि ट्रंप का जो ये टैरिफ वॉर है, आप उसको कैसे देखते हैं? मैम, ये जो ट्रंप का टैरिफ वॉर है ये ऑलरेडी मार्केट में एक एक्सपेक्टेड था एंड पिछले 6 महीने से कंटिन्यूसली चल रहा है मार्केट में। स्टेटमेंट आती है, जाती है, फिर चेंज हो जाती है। अभी आपने देखा परसों उन्होंने 25% फिर से लगा दिया, लेकिन फिर कल स्टेटमेंट आया कि उसको एक हफ्ते के लिए फिर से डिले कर दिया। ऐसा नहीं है, ये बहुत लंबा चलेगा, बट आई थिंक अगले 2-3 महीने में ये सेटल डाउन हो जाना चाहिए और उसके बाद अगेन चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएंगी। जी अच्छा, आपको क्या लगता है कि अभी जैसे बाजारों का देखें तो बाजारों में गिरावट हमको देखने को मिल रही है, टूट रहा है बाजार, तो ये इसका आगे जाके आउटलुक कैसा रहेगा, क्या लगता है? मैम, बाजार का क्या है, बाजार कभी एक डायरेक्शन में नहीं चलता, कभी ऊपर चलता है, कभी नीचे चलता है। आगे जाके अगर अगला आपका 3 से 5 साल का हॉरिजन है ही तो मार्केट हमेशा ऊपर ही मिलेगी। पास्ट में हम लोगों ने 2008 में लेमन ब्रदर्स भी देखा, कोविड भी देखा, रशिया यूक्रेन वॉर भी देखा, इंडिया पाकिस्तान भी देखा, 2000 हर्षद मेहता केस भी देखा, और पीछे चले जाएं। तो ऐसा नहीं है, ये सब प्रॉब्लम्स आती है जाती है, और मार्केट लेकिन लॉन्ग टर्म में हमेशा परफॉर्म करके रिटर्न बना के देती ही देती है। जी, तो मतलब मार्केट तो एक लॉन्ग टर्म का है, आप इसमें जल्दबाजी में कोई कदम ना ही उठाएं तो बेहतर है। तो एफआईआईस की अगर हम बात करें तो क्या लगता है, इसकी बिकवाली तेज होगी? मैम, पिछले 1.5 साल से 2 साल से एफआईआईस कंटिन्यूसली बेचे ही जा रहे हैं, लेकिन अगर हम दूसरी साइड देखें तो हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स की जो एसआईपी बुक्स है वो कंटिन्यूसली महीने दर बढ़ी जा रही है, और वो कंटिन्यूसली मार्केट में निवेश करके बाई करे, जिससे हमारी मार्केट को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला है। जी, तो चलिए मार्केट का तो हमने बात कर लिया, बात करते हैं आम लोगों के सवाल की, उनके पैसों की। बात है सीधे एसआईपी और म्यूचुअल फंड की, जो कि हमारा शो आज बताने वाला है हमारे दर्शकों को। करोड़ों लोगों का सवाल है। ये जो माहौल चल रहा है, इसमें जिन लोगों की एसआईपी अगर चल रही है उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? मैम, इस मार्केट में मैं सलाह देना चाहूँगा कि जैसे आपकी एसआईपी चल रही है उसको चलाए, जारी रखिए। एसआईपी का मतलब ही है गिरती मार्केट में आपका जो एनएवी का प्राइस है वो एक लोअर प्राइस पे आप उसको एवरेज कर रहे हैं, और जितनी लंबा थोड़ा मार्केट चलेगा उतना अच्छा थोड़ा आपके लिए रहेगा कि आप सस्ते दामों में आप एनएवी को खरीद रहे हैं, और जैसे ही मार्केट का रुख बदलेगा उतनी ज़्यादा आपको रिटर्न में बढ़ोतरी दिखेगी और रिटर्न आपको ज़्यादा दिखेगी। तो जैसे आप बता रहे हैं कि रिटर्न में हो सकता है आगे जाके बढ़ोतरी देखने को मिले, गुंजाइश आप बता रहे हैं कि है, तो जो लोग अभी नया निवेश करने की सोच रहे हैं और देख रहे हैं कि मार्केट गिर रहा है, हमारा ग्लोबल बहुत ज़्यादा प्रेशर है अभी इस टाइम पे, तो क्या उनको निवेश अपना करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। जैसे मैंने अभी आपको 1 मिनट पहले ही बताया कि हमने बहुत सारे क्राइसिस पहले भी देखे हैं। हमने रशिया यूक्रेन वॉर भी देखा है, हमने लेमन ब्रदर्स क्राइसिस भी 2008 में देखा है, हमने 26/11 भी देखा है, 9/11 भी देखा है। मार्केट टाइम बिंग गिरती है लेकिन फिर उठ के खड़ी भी हो जाती है उतनी तेज़ी से, लेकिन बस जो शॉर्ट टर्म के लिए लोग आते हैं उनके लिए प्रॉब्लम रहती है, बट लॉन्ग टर्म का जिसका व्यू रहता है वो हमेशा पैसा बना के ही निकलता है। जी,
ये तो आपने सही कहा, लॉन्ग टर्म का अगर आप व्यू रखेंगे तो ये तो बात इसमें माननी पड़ेगी कि आप पैसा बना के निकलेंगे। शॉर्ट टर्म जो लोग होते हैं जल्दबाजी में पैसे निकाल लेते हैं, वो उतना मुनाफा नहीं कमा पाते। अच्छा, एक चीज़ मैं सर से पूछना चाहूँगी कि लोग म्यूचुअल फंड में इसलिए भी इन्वेस्ट करने से कतराते हैं क्योंकि उनको एक टैगलाइन याद रहती है, म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। आप वो सोचते हैं कि ये तो मार्केट से जुड़ा हुआ है, तो स्टॉक मार्केट सुनकर वो अमूमन निवेश नहीं करना चाहते हैं। ऐसे लोगों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? मैम, ऐसे लोगों का सलाह ये देना चाहूँगा कि आप मार्केट में बने रहिए। लोगों का मैं मानता हूँ कि एक्सपीरियंस ख़राब हुआ है, बट जैसा मैंने एक बार एक चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ, जो लोग शॉर्ट टर्म के लिए आते हैं मार्केट में 1 साल के लिए, 1.5 साल के लिए, और ये सोचते हैं कि हमारे को एफडी से ज़्यादा रिटर्न बन जाएगा, वो हमेशा नुकसान और खाते हैं, और पैनिक पे जब मार्केट नीचे जाती है वो बेच के निकल जाते हैं। बहुत सारी लोग देखेंगे एसआईपीज बंद भी हुई है, एसआईपी नई चालू भी हुई है। तो एक मार्केट का डेटा है ये कि नए इन्वेस्टर्स आते हैं, पुराने जाते हैं, फिर नए आते हैं, तो एक मार्केट का ये चलता रहता है। लेकिन जितने भी हैं, जिन लोगों ने ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रखा है, उसको बने रहना चाहिए मार्केट में। ऐसी मार्केट में और पैसा, अगर लिक्विडिटी है तो और पैसा निवेश करना चाहिए जी। अच्छा, एक सवाल और है मेरा, जैसे रिटायरमेंट प्लानिंग अगर हम देखें कि आप थोड़ा सा उस पर बताइए कि कब से रिटायरमेंट प्लानिंग शुरू कर देनी चाहिए और रिटायरमेंट प्लानिंग में कितना आपको इन्वेस्टमेंट लेके चलना चाहिए, कैसे मैनेज करें पोर्टफोलियो को? रिटायरमेंट प्लानिंग एक जो है बहुत टफ डिसीजन रहता है बिजनेसमैन के लिए। कई बार रिटायरमेंट 60 साल तक भी नहीं आता है, 65 साल तक भी नहीं आता है। एक जॉब वाले इंसान के लिए 55 साल 57 साल तक रिटायरमेंट का आ जाता है। बट द मोमेंट वो लोग एक कमाना शुरू करते हैं, तो मैं सबको एक सजेस्ट करता हूँ कि जो भी आप कमा रहे हो उसका 25% आप इनिशियली निवेश करना स्टार्ट कर दीजिए मार्केट में एसआईपी के थ्रू। और हर साल लोगों को ग्रोथ भी बढ़ती है, सैलरी भी बढ़ती है, तो कुछ अपने सैलरी का पार्ट अपने शौक पूरे करने के लिए, अपने एक्सपेंसेस के लिए रखिए, लेकिन कुछ पोर्शन एसआईपी पे भी डालिए। मेन उस पर रीज़न है, अगर मान लीजिए आज मेरे लाख रुपए का एक्सपेंसेस है, आज आप ये देख लीजिए, आप एक छोटा एग्जाम्पल देता हूँ। बचपन में एक हम चॉकलेट लेने जाते थे, जो चॉकलेट उस टाइम 10 रुपए की मिलती थी, आज वो 20-25 रुपए की हो गई है। या कोई चिप्स का पैकेट 10 रुपए का मिलता था, आज वो 20-25 रुपए का हो गया है। तो आप उस चीज़ को इन्फ्लेशन के उस पर देख सकते हैं कि किस हिसाब से बढ़ रहा है, पेट्रोल के प्राइसेस कैसे बढ़ रहे हैं, या दाल चावल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। तो लोगों को आज के खर्चे को फ्यूचर वैल्यू में लेके जाना है कि अगर आज मेरे को लाख रुपये का एक्सपेंस है और मेरी उम्र आज 30 साल है, तो जब तक मैं 60 साल का होऊंगा, मेरे खर्चे अप्रोक्स आज के टाइम से इन्फ्लेशन अगर मैं 6% से भी ले लूँ, तो कम से कम 3 से 4 लाख रुपए महीने के हिसाब से मेरे खर्चे होंगे जब मैं 60 साल का होऊंगा। कि जो भी आज की वैल्यू है, उस हिसाब को, फ्यूचर वैल्यू को लगा के मेरे को आज निवेश करना स्टार्ट करना पड़ेगा। एंड इट्स अ टफ जॉब कि आपका बीच में बहुत सारी चीज़ें लेने को मन करता है, कि एक अनएक्सपेक्टेड अमाउंट की आपको नीड भी पड़ जाती है। तो सबसे पहले लोगों को क्या, आम आदमियों को पोर्टफोलियो दिखता है कि पोर्टफोलियो में मेरा एक भी पैसा पड़ा है, इसको निकाल के इसको यूज़ कर लेता हूँ। बट उसको नहीं करना, टिके रहना और अपनी जर्नी को आगे बढ़ाते रहना है। जी, ये बात आपने एकदम सही कही कि कुछ अमाउंट एसआईपी के लिए आप सेव कीजिए, कुछ अपने एक्सपेंस के लिए कीजिए, और उसके बाद एक आई थिंक थर्ड पोर्शन भी रखना चाहिए, अचानक से कोई खर्चा आ जाए उसके लिए। करेक्ट। एक और सवाल मैं पूछना चाहूंगी, आपने रिटायरमेंट का तो बता दिया, लेकिन ऐसी कोई गलतियां होती है जो लोग करते हैं इनिशियल स्टेज पे, जो उनको बाद में भारी पड़ जाए? बहुत सारी गलतियां हैं। पहले मैंने बहुत जगह बोला है, अपने दोस्त यारों, फैमिली मेम्बर, चाचा मामा, इनसे पूछ के इन्वेस्ट करते हैं। क्या होता है कि फैमिली में एक चलन आता है कि किसी इंसान के फादर मदर ने एफडी में करा है इन्वेस्ट, या किसी इंश्योरेंस प्लान में करा है, तो वो ही सीख अपने माँ बाप से या आगे उससे सीखते हैं कि आप इसमें ही इन्वेस्ट करिए, इस पर ज़्यादा आपका रिटर्न कम है लेकिन पैसा सेफ है। बट एट लास्ट एवरीवन, जितने भी लोग हैं, मार्केट में ही पैसा आता है। आप अपने एक फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करिए, नहीं तो आज के टाइम में बहुत जगह बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल है, उसको देख के सीखिए। अच्छे, ये नहीं कि सारे ही अच्छे हैं, बट कुछ काफ़ी अच्छे हैं, और उधर आप सुन के आप उनसे सीख सकते हैं, उधर से आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। जी बिल्कुल। हाँ, तो मतलब आप मोस्टली क्या होता है, मैंने भी देखा है, लोग बाग ऐप के थ्रू अपने आप ही स्टार्ट कर लेते हैं और कहीं से इंटरनेट पे किसी इन्फ्लुएंसर से पता करके शुरू कर देते हैं। वो बाद में उनको इनिशियल तो नहीं लगता है, बाद में जाकर जरूर नुकसान होता होगा। तो आपने एसआईपी की बात की, इन दिनों 250 रुपए की एसआईपी की भी बड़ी चर्चा चल रही है, आप कैसे देखते हैं? क्या लगता है 250 रुपए की एसआईपी से बड़ा वेल्थ कैसे बनाया जा सकता है? मैम, 250 रुपए की एक एसआईपी ना, एक स्टार्टिंग ऑफ द जर्नी का ना, एक मोटिवेट करने को मैं बोलूँगा एक
इम्पॉर्टेंट है। जैसे आपके कॉलेज स्टूडेंट हो गए, उनके कॉलेज डेज में ही अपने कितने खर्चे होते हैं कि उनको घूमने जाना होता है, कपड़े लेने होते हैं, बट वो 250 रुपये से एक अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। साइड बाय साइड एक और एग्जाम्पल है, जैसे जो नीचे वर्ग के लोग हो गए या ऑटो वाले या रिक्शे वाला, या उनके लिए 500, 1000, 2000 निकालना इनिशियली मुश्किल हो सकता है, बट वो 250 रुपये के साथ एक अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। और मार्केट में बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स आए भी हैं, और उनके लिए क्या है कि पैसा एक लंबा दौर रहता है कि वो स्टार्टिंग से ही वो करते हैं कि हमारी बेटी की शादी है तो अभी से पैसा जोड़ना शुरू करते हैं। तो उनको इस चीज़ में बहुत मदद करता है कि एक छोटे से निवेश से उनको एक लंबे दौर के लिए पैसा इन्वेस्ट करने के लिए मार्केट में स्टार्ट हो रहा है। जी, अच्छा, तो एक सवाल और है, जैसे आपने अभी बताया कि जो ऑटो रिक्शा वाले होते हैं, या जो आप लगा लीजिए जो छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो उनके लिए तो 250 रुपये होगी, लेकिन जो जॉब प्रोफेशनल्स हैं, जो जॉब करते हैं, उनको कितनी SIP से शुरुआत करनी चाहिए? अगर अपनी चाहे आप रिटायरमेंट की प्लानिंग ले लीजिए, या एजुकेशन ले लीजिए, या शादी के लिए ले लीजिए, तो क्या कुछ अमाउंट होता है ऐसा फिक्स? मैम देखिए, आज के टाइम में मैं एक एग्जाम्पल पकड़ लेते हैं कि किसी की सैलरी 50,000 रुपये, तो 50,000 वालों को मैं अप्रॉक्स एक सजेस्ट करूँगा कि 10,000 रुपये की SIP मंथली स्टार्ट कर दीजिए एट दिस इनिशियल स्टेज ऑफ देयर करियर। कि एक करियर के स्टार्टिंग में कि 10,000 रुपये की SIP स्टार्ट कर दी उन लोगों ने, तो उनको क्या है, एक आदत पड़ जाती है। एक ऐसा EMI जैसे पे करते हो अपनी गाड़ी की, बाइक की, या किसी चीज़ की भी, आप एक 10,000 रुपये की अगर आप SIP करते हैं तो एक स्टार्टिंग जो पॉइंट है ना, वो इनको मदद मिल जाती है, हौसला मिल जाता है कि हाँ ऐसे इन्वेस्ट करना है। और जब तक वो SIP 2-3 साल होते हैं तो उनको एक मैच्योर इन्वेस्टर बन चुके होते हैं, जिनको SIP का एक इम्पोर्टेंस समझ में आ चुकी होती है कि कितनी ज़रूरी है एक SIP स्टार्ट करना। तो जो भी है, मतलब 15 से 20% तो उनको अपनी सैलरी का इन्वेस्ट करना चाहिए SIP में। जी, तो 15 से 20% सैलरी का आपका इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको वो अभी नहीं पता लगेगा, आपको लगेगा कि आप एक खर्चा कर रहे हैं, आप कहीं पे पैसे रख रहे हैं जो कि आप यूज़ कर सकते थे, लेकिन ऐसा होगा नहीं, वो फ्यूचर में आपको ज़रूर बेनिफिट देने वाला है। एक सवाल मैं और पूछना चाहूँगी कि जैसे आपका पोर्टफोलियो आप बना रहे हैं, तो इसमें गोल्ड, इक्विटी और रियल्टी का आपको कितना कितना कॉम्पोजिशन रखना चाहिए एक पोर्टफोलियो बनाने के लिए? मैम गोल्ड की मैं बात करूँ, ओवरऑल पोर्टफोलियो की बात करूँ, एटलीस्ट आज के टाइम में 20 से 25% ऑफ द पोर्टफोलियो उनको गोल्ड में रखना चाहिए। थोड़ा सा सिल्वर भी ऐड करिए उसमें। रियल इस्टेट की बात करूं, अगर किसी के पास घर है तो वो अपने घर से या तो बड़े घर पे जाएगा तभी, या फिर किसी का ऑफिस है तो उसमें बड़े उस पे जाएगा तभी वो लीजिए। रियल इस्टेट पे मैं एज अ इन्वेस्टर, ज़मीन का पैसा है कि कहीं अच्छी ज़मीन मिल रही है सस्ते दामों पे तो ही इन्वेस्ट करने का सजेस्ट करूँगा। नहीं तो कोई रेंट आउट के पर्पज़ से रियल इस्टेट पे जा रहा है तो वहाँ पे सिर्फ रियल इस्टेट में 2 से 3 या 3.5% ही रिटर्न मिलती है। उसके मुकाबले अगर हम इक्विटी मार्केट की बात करें तो आपको 10 से 11-12% रिटर्न आराम से सालाना निकल जाती है एज पर द मार्केट रिस्क। बट पास्ट परफॉर्मेंस के बिहाफ पे जो भी अभी तक देखा तो मार्केट ने 10-12-13% का रिटर्न आराम से निकाल के दे दिया है। उसमें आप 50% पोर्टफोलियो अपना इक्विटी पे रखिए, 25% आप अपना 20 to 25% एक इमरजेंसी फंड की तरह उसको रखिए, 20 से 25% आप अपना गोल्ड में रखिए। उस हिसाब से थोड़ा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। अगर रियल इस्टेट नहीं है तो जो 25% इमरजेंसी फंड है उसको घटा के या फिर इक्विटी पोर्टफोलियो को 50% से घटा के उसको 30% पे ला सकते हैं। इमरजेंसी फंड आप 20% ले सकते हैं और पहले आप अपने घर पे EMI स्टार्ट करिए या घर लीजिए इसको सबसे पहले। ये तो हो गया, जैसे आप कॉम्पोजिशन बता दिया आपने कि कैसे कैसे कितना आपको लेके चलना चाहिए, एक रेशियो। जो नए इन्वेस्टर्स होते हैं, अभी देखा गया है कि नए इन्वेस्टर मार्केट में आते हैं, पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उतने ही जल्दी निकाल के चले भी जाते हैं, तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है मार्केट पर, और ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहिए? और आप भी काफ़ी सारे मैनेज करते होंगे पोर्टफोलियोज, तो कितने लमसम कैसे आप देखते हैं कि पर्टिकुलर टाइमिंग पे लोग आते हैं, अच्छे टाइमिंग पे इन्वेस्ट करते हैं और निकाल के मुनाफा चले जाते हैं, तो उसके बारे में क्या कहना चाहिए? मैम ये जो आपने बात कही है ना, हमारी मेंटालिटी एक ऐसी है कि जब मार्केट ऊपर जा रही होती है ना तभी लोग सबसे ज़्यादा निवेश करते हैं, और जिस दिन मार्केट नीचे गिरती है तब अपना निवेश रोक देते हैं। और जबकि जब ऊपर जा रही होती है तब थोड़ा लोगों को प्रॉफिट बुक करना चाहिए और नीचे की मार्केट में निवेश करना चाहिए, और वो यहाँ उल्टा कर देते हैं लोग। इसीलिए जब मार्केट ऊपर जा रही होती है और निवेश करने का टाइम होता है तो
लोगों के पास लिक्विडिटी क्रंच इतना हो जाता है कि उनके पास नीचे मार्केट में निवेश करने के लिए पैसा बचता ही नहीं है। जी, तो वैसे नहीं, आपने ये चीज़ तो एकदम सही की कि लोग ऐसे ही करते हैं, उनको लगता है कि अभी मार्केट ऊपर जा रहा है चलो इन्वेस्ट करते हैं, नीचे जा रहा है कहीं पैसा ना डूब जाए निकाल लेते हैं। तो अभी आप कितना मैनेज कर रहे हैं, आप कैसे इस फील्ड में कैसे आए, और अभी आप मतलब आप लोगों का मैनेज करें, क्या कैसा आपको एक्सपीरियंस कैसा रहा अभी तक का? मैम एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, ग्रोइंग इंडस्ट्री है। अभी हम लोग 3 से 4 हज़ार करोड़ रुपए मैनेज कर रहे हैं, 10,000 क्लाइंट से ऊपर है, बहुत सारे कॉर्पोरेट्स HNIs का पैसा मैनेज कर रहे हैं। डिफरेंट लोगों से मिलने को मिलता है, डिफरेंट लोगों से उनका मेंटालिटी जानने को मिलता है, डिफरेंट लोगों से उनसे गोल जानने को मिलता है। एक चीज़ जो कि आजकल बहुत मेरे को देखने को मिल रही है कि लोगों के गोल रोटी कपड़ा मकान से उठ के दूसरी जगह जा चुके हैं, जो कि लोगों के घड़ी, हॉलीडेज और इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा जा चुके हैं। तो लोगों की जो फाइनेंशियल प्लानिंग है ना, वो आजकल डिफरेंट मोटिव पे मूव कर गई है। जी, अच्छा, एक सवाल मैं पूछना चाहूँगी, जैसे कैश होल्डिंग की बात होती है तो एक पर्सन को कितना कैश होल्ड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मैम कैश इमरजेंसी फंड में ही हम लोग काउंट कर लेते हैं उसको, चाहे आप लिक्विड फंड में डाल दीजिए या आप उसको अपने बैंक के सेविंग अकाउंट में डाल दीजिए। वो जितना एक उनके, जैसे एक थ्योरी में बोला गया है कि आप उतना पैसा रखिए कि 6 महीने तक का आपकी जो मंथली एक्सपेंसेस है उसका 6 महीने तक का आपके अकाउंट में पैसा होना चाहिए या किसी लिक्विड फंड में पैसा होना चाहिए कि कल को भगवान ना करे कोई ज़रूरत पड़ गई तो आप इमीडिएटली उसको पैसे को निकाल के यूज़ कर सके। जी, तो एक चीज़ और, जैसे आपने अभी अपनी एक्सपीरियंस बताया, जर्नी बताया, आप काफ़ी सारे पोर्टफोलियोज मैनेज कर रहे हैं, तो एक बात तो साफ है कि म्यूचुअल फंड में अब लोगों का बहुत ज़्यादा आकर्षण बढ़ रहा है। लोग मेरे ख्याल से शायद कॉलेज से ही स्टार्ट कर देते हैं अब इन्वेस्टमेंट करना, और बहुत से लोग नहीं भी करते तो उनको सलाह यही रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें। तो अभी जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है काफ़ी इवॉल्व कर रही है, बहुत विकसित है, विस्तार हो रहा है इस इंडस्ट्री का। आपका इस पर क्या टेक होगा कि कुछ सालों बाद अगर देखते हैं तो आप कैसा देखेंगे इसकी तस्वीर को? मैम पिछले 5 साल में हमारी इंडस्ट्री 24 लाख करोड़ से आज ऑलमोस्ट 74 लाख से 75 लाख करोड़ तक पहुंच गई है। अगले 5 साल की बात करूं तो मैं इस आंकड़े को मतलब 120, 130 लाख करोड़ तक मैं देखता हूं। मार्केट में जिस हिसाब से रुचि बढ़ती जा रही है ना लोगों की, जो मार्केट के लिए भी बहुत अच्छा है। और अगर मैं इंडस्ट्री परफॉर्मेंस की बात करूं तो लोगों को अब थोड़ा समझ में आ गया है। और जो आपने बोला, लोग कॉलेज से, मैं इसमें आपको करेक्ट करना चाहूँगा, लोग कॉलेज से नहीं बल्कि स्कूल टाइम से 11-12 से स्टार्ट कर देते हैं इन्वेस्ट करना आज के टाइम में लोग। जी, राइट। तो आपने ऐसे तो बहुत लोग डील किए होंगे जो लोग अलग अलग तरह के सवाल लेके आते हैं, उनके बहुत से कंसर्न भी रहते हैं। तो ऐसा कोई अभी तक का ऐसा कोई आपका एक्सपीरियंस रहा हो जिसमें किसी का बहुत जेन्युइन कंसर्न आपने फेस किया हो, जो कि उनको रहता है परेशानी जब वो इन्वेस्ट करते हैं, तो ऐसा कुछ कॉमन रहा उन लोगों के क्वेश्चंस में? एक क्वेश्चन मैं बताना चाहूँगा कि लोगों का क्या रहता है, आजकल आप देखते हैं फैमिली में ना कई बार डिस्प्यूट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। राइट। तो बहुत सारे लोग ना अपनी फैमिली के अलावा बाहर बताना नहीं चाहते कि हमारा पोर्टफोलियो क्या है। एंड एक्चुअली मैंने भी ये चीज़ें फेस करी हैं कि किसी के हस्बैंड एक्सपायर कर गए और उनके नाम पे पोर्टफोलियो थे, घर वालों को पता लग गया तो उसने उसकी वाइफ से या किसी के घर वालों ने वो पोर्टफोलियो ले लिया है। मतलब ये बहुत बड़ा कंसर्न है। आपके चैनल के थ्रू मैं बताना चाहूँगा, लोगों को अपने नॉमिनी पहले से ही रखने चाहिए। आप अपने बच्चों को, अपनी वाइफ को, अपने माँ बाप को सिक्योर करके चलिए, नहीं तो नॉमिनी ना होने के चक्कर में बहुत सारे लीगल डिस्प्यूट्स आ जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें लोग फंस जाते हैं। उस चीज़ को सिंपल करने के लिए आप अभी से नॉमिनी बना के रखिए। आप इस इमोशनल उस पर मत पड़िए कि मेरे को कुछ नहीं होगा या मैं तो हूँ। लाइफ का कभी कुछ किसी का नहीं पड़ता होता, तो स्टार्टिंग से ही आप अपने परिवार को सेफ करके चलिए कि आपका पोर्टफोलियो आपको के वाइफ और बच्चों को पता होना चाहिए कि कहाँ है। अगर डायरेक्ट है तो डायरेक्ट में कहाँ है, अगर किसी एडवाइजर के थ्रू है तो किसके पास है। सर जाते जाते एक सवाल और रहेगा मेरा, जियो ब्लैक रॉक पर आपका क्या कहना है, कैसा रहेगा इसका आगे अपकमिंग परफॉर्मेंस? मैम परफॉर्मेंस का मैं बोलूँ, जियो ब्लैक रॉक भी एक आम एएमसी की तरह मार्केट में उभर के आ रही है, जैसे और भी आई हैं। अभी हमारी हिंदुस्तान की जो पॉपुलेशन है वो कुल 146 करोड़ के आसपास है, जिसमें से ऑलमोस्ट ओनली सिर्फ 6 से 7% लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन के लिए अभी सिर्फ 50 या 52 एएमसी है।
मैं आने वाले टाइम में और भी 50-60 ऐड हो सकती है। तो ये जस्ट एक पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री है। बाकी आगे आते हैं तो उनके मेन फंड मैनेजर पे, उन पे डिपेंड करता है कि वो किस हिसाब से परफॉर्मेंस मार्केट को निकाल के देते हैं। जी, अभी और भी एएमसीज आएंगी और रहेंगी, और जो कि हमारी इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा है कि हमारी इंडस्ट्री को अभी बहुत एएमसीज की ज़रूरत है एटलीस्ट। तो आप वैसे एचएनआईज का भी पोर्टफोलियो संभालते हैं, आप सेलिब्रिटीज़ का भी संभालते हैं, तो आप उनका बता सकते हैं कि कैसा उनका मतलब क्या रहता है एक्सपीरियंस उनको संभालने का, उनका क्या मोटिव रहता है, गोल्स मोस्टली क्या होते हैं उन लोगों के? मैम गोल सबका एक ही रहता है, रिटायरमेंट प्लानिंग। रिटायरमेंट आप इन शॉर्ट लाइक कि भाई आज मेरी एक एज हो जाए तो उसके बाद मेरे हाथ में इतना पैसा रहना चाहिए कि जो मैं आज कमा रहा हूँ या कमा रही हूँ उतनी एक कंफर्टेबल लाइफ में जी सकूँ। एक्सपीरियंस की बात करें तो बहुत अच्छा रहता है लोगों की, जैसे मैंने आपको बताया कि डिफरेंट माइंडसेट रहता है। बिजनेसमैन का एक माइंडसेट एचएनआईज का डिफरेंट रहता है कि उनके लिए बात क्या होती है, अगर आप किसी का 100 करोड़ रुपए है तो उनके लिए 8% 9% भी 8-10 करोड़ रुपए होता है। राइट। और यही किसी का 1 करोड़ होता है तो उनके लिए 8-9 लाख होता है। राइट। तो वो जो डिफरेंस होता है ना वेल्थ का, वो इतना ज्यादा होता है, और उनके हिसाब से लोगों के लाइफस्टाइल और शौक भी एक डिफरेंट रहते हैं। तो वो जानने में बहुत मजा आता है। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि आज कमा रहे हैं तो सेव भी ये करिए कि आज 55-60 के भी हो जाए तो आज तब भी आप 30 साल 35 साल की उम्र की तरह अपनी एक लाइफ को मेंटेन रखें। राइट। आपको इतनी मेहनत ना करनी पड़े, जैसे आप अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो आपको लॉन्ग टर्म में ना करना पड़े, आप अपने इन्वेस्टमेंट को ही स्पेंड कर सकते हैं अपने लाइफ में। तो एक जाते सवाल मैं और पूछना चाहूँगी, बहुत ही गंभीर सवाल भी है कि एआईज का दौर है, कहते हैं जॉब्स जो है कट हो रहे हैं एआई की वजह से, तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री जो है हमारी, इसमें एआई का क्या रोल आप देख रहे हैं, क्या लगता है? एआई का जॉब इसमें मैं आपको बताऊं ऑनेस्टली, आपके सॉफ्टवेयर को तो यूज करने में मदद कर सकता है, बट एक ह्यूमन इंटरेक्शन जो होता है ना फाइनेंशियल प्लानिंग का, जो एक मेजर पार्ट होता है इमोशंस का, आप एआई को सॉफ्टवेयर्स में तो बहुत अच्छे तरीके से डाल दोगे, लेकिन एक ह्यूमन इमोशन में नहीं डाल सकते। किसी के को एक इमरजेंसी फंड की जरूरत पड़ गई, किसी के माँ बाप की तबीयत खराब हो गई, या कुछ ऑपरेशन की जरूरत पड़ गई, या स्कूल की पढ़ाई है, बेटी की शादी है, या ट्रैवल करना है, या गाड़ी लेना है, आप एआई को नहीं वो उस हिसाब से फिट कर सकते हो ह्यूमन इमोशंस में। आपको पुराने डेटा के बिहाफ पे तो बता देगा, बट इकोनॉमी में क्या हो रहा है एग्जैक्टली उसके बारे में भी बता देगा, बट आगे का जो प्लानिंग है या किस हिसाब से एक लोगों का ह्यूमन नेचर, एआई उस पर नहीं मदद कर सकेगा। जी हाँ, एआई तो बेसिकली यही है कि जितना आपने उसमें फीड कर दिया वो उतना ही आपको देगा। इंस्टेंटली मुझे लगता है कि वो नहीं उतना रिएक्ट कर पाएगा जैसे एक ह्यूमन कर। करेक्ट मैम। एंड ह्यूमन की जो एक इमोशंस की एक काबिलियत है ना, वो दूसरी है। एक फाइनेंशियल प्लानिंग में मैं हमेशा बोलूँ, आज जैसे मेरे क्लाइंट मेरे पास है कि स्वप्निल आज हमारे को 1 लाख रुपए की जरूरत है, एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, और तो हम उसमें फिगर आउट करते हैं कि उसका एक्सपेंसेस कितना है, या उसकी सैलरी कितनी है, या उस हिसाब से अगर हम उसको एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट से पैसा निकलवाते हैं या उसको लोन दिलवाते हैं जिसको वो उसकी EMI से अफोर्ड कर सकता है, नहीं कर सकता, उस हिसाब से हम फाइनेंशियल प्लानिंग एआई उस हिसाब से नहीं कर सकता। वो आपको ये तो बता सकता है कि आप किधर डालिए, कितना डालिए, कितना पोर्शन डालिए, बट किस हिसाब से डालिए, कैसे डालिए और कब आपको एक गोल की जरूरत है, वो एआई आपको नहीं बता पाए, जो कि बहुत एक इनिशियल स्टेज है। अगले 5 साल 10 साल में क्या डिफरेंस आ जाए तो वो कह नहीं सकते, बट आज के टाइम में तो मेरे को अभी अगले 5 साल लगता नहीं है कि एआई कुछ हेल्प कर पाएगा। तो आपके यहाँ यूज होता है एआई, मतलब कितना परसेंटेज क्या रहता है अगर होता है तो? मैम एआई का अगर परसेंटेज देखें तो अभी सिर्फ हमने एक डेटा कलेक्शन के लिए सिर्फ कर रखा है, जो कि 2 से 3% ही हमारे ओवरऑल सॉफ्टवेयर की एक उसको झेल रहा है वो, या फिर यूज हो रहा है उस चीज़ पे। बाकी कुछ सॉफ्टवेयर्स हम लोग अभी बना रहे हैं, क्योंकि न्यू एप्लीकेशंस वगैरह देखते हैं उसमें किस हिसाब से हो सकता है, बट जितने भी हमारे डेवलपर्स हैं, बट स्टिल दे आर सेइंग कि आप डेटा कलेक्शन के लिए तो आप यूज़ कर सकते हो, बट जो आपको एक ग्राउंड लेवल पे लोगों को एक इमोशनली टच होके फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है, उसके लिए आप अभी थोड़ा दूर रहिए। जी बिल्कुल सही कहा आपने, हर जगह तो एआई नहीं ले सकता। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और म्यूचुअल फंड से जुड़ी सारी कंफ्यूजन हमारे दर्शकों की दूर करने के लिए सर बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मैम। तो अब मुझे लगता है कि शो के बाद आई होप हमारे दर्शकों के सारे सवालों के जवाब उन्हें मिल गए होंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए महीना इनके साथ।